तो नतीजों के ऊपर फोकस करें तो सबसे पहला नाम जो कि नतीजों के हिसाब से बहुत एक्टिव है आज के सेशन में वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। लिस्टिंग के बाद पहली बार है इस कंपनी ने अपने नतीजे घोषित किए हैं। अगर आप इनकी आय देखेंगे तो 26% साल दर साल बढ़ती हुई दिखी है। 2410 करोड़ का नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया है 11 करोड़ रुपए के मुकाबले। और मुनाफे में भी हमने देखा है कि 21% की ग्रोथ आई है। 450 करोड़ वाला मुनाफा ऑलमोस्ट बढ़कर 550 करोड़ रुपए होता हुआ दिखा है। तो नंबर्स काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे हैं। इनके जो AUMs हैं वो पहले ही 1 लाख करोड़ का जो नंबर है वो पार करते हुए दिखे हैं। महेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर सर। वेरी गुड मॉर्निंग। बजाज हाउसिंग फाइनेंस सर लिस्टिंग के बाद से ही बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है ये स्टॉक का, क्योंकि हमने देखा था कि लिस्टिंग के बाद 188 रुपये तक के स्टॉक चला गया था। उसके बाद करेक्ट भी हुआ। 150 का जो लिस्टिंग प्राइस था उसके जैसे ही नीचे आया तो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया था। अब ये 137 से 138 के आसपास स्टेबलाइज होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है सर नंबर्स के लिहाज से भी और लिस्टिंग के बाद जो एक यूफोरिया या फिर जो एक फ्रॉड सेटल हो चुका है, क्या इन लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है? नहीं, डेफिनेटली आप देखिए तो नंबर्स इनकरेजिंग है, काफी बढ़िया है। और इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग फाइनेंस में देखें तो एनपीए जो है इसका काफी लो है। तो यहाँ से अगर किसको बाइंग करना है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिए के हिसाब से तो थोड़ा यहाँ से बाइंग की जा सकती है। थोड़ा और अगर डिप मिलता है 125 से 128 के बीच में तो थोड़ा और ऐड किया जा सकता है। ओवरऑल वैल्यूएशन के हिसाब से यहाँ पे एक वैल्यूएशन वाला थोड़ा कंफर्ट ये लेवल पे आ रहा है। तो यहाँ से अगर किसको खरीदारी करनी है तो थोड़ी स्लोली खरीदारी कर सकते हैं। मार्केट के अंदर प्रेशर है तो स्लोली बाइंग करने का एक एडवाइस रहेगा, एक एग्रेसिव बाइंग करने का एडवाइस नहीं रहेगा। बट यस, स्लोली आपको चाहिए तो थोड़ा थोड़ा बाइंग किया जा सकता है। ठीक है, तो स्टैगर्ड वे में धीरे धीरे बजाज हाउसिंग फाइनेंस में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 188 वाला शेयर अब लिस्टिंग के बाद गिरकर 138 के आसपास आ गया है। तो धीरे धीरे आप चाहें तो इसमें आप खरीदारी शुरू कर सकते हैं। नंबर्स भी ठीक ठाक आते हुए दिखे हैं दूसरी तिमाही की जहाँ तक बात है। नंबर सर यूनियन बैंक के भी अच्छे आए हैं। ओवरऑल अगर हम बैंकिंग स्पेस की बात करें तो एक दो अगर आप निजी बैंकों की बात कर लें, RBL और कोटक बैंक को अगर हम छोड़ भी दें तो बाकी सारे नंबर्स अच्छे आए हैं। और खासतौर पर जो सरकारी बैंकों के नंबर्स हैं वो तो काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे हैं। उसमें यूनियन बैंक भी एक नाम है। इनकी NII जरूर हमने देखा है कि 1% के आसपास घटी है, लेकिन मुनाफे में अच्छी ग्रोथ आई है। 34% इनका मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा है। 3511 करोड़ वाला नंबर 4720 करोड़ पर आया। इनके जो ग्रॉस NPA है उसमें भी कमी देखने को मिली है। तिमाही दर तिमाही अगर आप देखेंगे 4.5% से ज़्यादा का नंबर था, वो घटकर 4.36% पर आता हुआ दिखा। नेट NPA जरूर थोड़ा सा एक इंक्रीज आया है, 0.9% के मुकाबले 0.98% पर आए हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जैसे हमने बाकी नंबर्स देखे हैं बैंकिंग स्पेस के, हूबहू कुछ वैसा ही रुझान हमने यूनियन बैंक के नंबर्स में भी आता हुआ दिखा है। स्टॉक लेकिन सर 1.5% नीचे कारोबार कर रहा है। 110 रुपये के आसपास है। 113 रुपये के आसपास आज जरूर उछलता हुआ दिखा था, लेकिन हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आपकी क्या राय है सर, नंबर्स को आपने कैसे रीड किया है? ये नंबर ठीक है, मोटा मोटी इतना कोई मतलब इनकरेजिंग भी नहीं है और इतने कोई खराब भी नहीं है। तो नंबर्स के हिसाब से देखें तो नंबर ठीक है। वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, PSB में आ रहा है और यूनियन बैंक में वैल्यूएशन वाइज भी कंफर्ट है। तो यहाँ पे अगर किसको लेना है थोड़ा सा नजरिया लॉन्ग टर्म करे तो थोड़ी बाइंग यहाँ से भी की जा सकती है। बट एग्रेसिव बाइंग यहाँ पे भी नहीं बन रही है। वैसे नंबर इतने भी इंकरेजिंग नहीं है कि एकदम से बाइंग की जा सके। इसके लिए एक साइडवेज वाला मूवमेंट ही जो है अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर किसको बाइंग करनी है तो ये लेवल पे अगर थोड़ा सा बाइंग किया जा सकता है। थोड़ा अगर 108 के करीब आता है तो फिर वापस से थोड़ा सा और बाइंग जनरेट किया जा सकता है। बट मार्केट में थोड़ा सा अनसर्टनिटी बना हुआ है तो लोअर लेवल में मिले तो ज्यादा बेटर रहेगा। बट जैसे सर ओवरऑल अगर हम बैंकिंग स्पेस की बात करें या PSU बैंकों की ही बात करें तो यूनियन बैंक के अलावा बॉब है, कैनरा बैंक है, SBI है, और भी छोटे छोटे बहुत सारे बैंक्स हैं। PSU बैंकों में अगर किसी को खरीदारी करनी है तो चार्ट्स के हिसाब से टेक्निकली कहाँ पे मौके हैं अभी? देखिए, जैसे कि आपने कहा कि यूनियन बैंक है या कैनरा बैंक है या PNB है, मेरा ऐसा मानना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस समय अगर आप बैंकिंग में भी अगर आप दो को डिवाइड करें, PSU बैंक को इंडेक्स को या फॉलोड बाय दी प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडेक्स, तो उन दोनों में जो लैगर था वो PSU बैंक था। बट फिर भी अगर उसमें अगर बाइंग करें तो आई विल से दैट ऑलवेज स्टिक टू द लीडर, और लीडर में SBI का नाम आता है। अगर हम SBI के चार्ट को देखें तो जो रैली स्टार्ट हुई थी SBI की फ्रॉम अ लेवल ऑफ टेकिंग अ स्विंग लो, 13 मार्च का जो लो है 496 का, और वहाँ से जो उसने एक हाई बनाया था 912 का, उस लिहाज से अगर हम देखें तो जो बाइंग का लेवल मिलता है वो मिलता है लगभग 770 या उसके नीचे। तो
पहला तो ऐसा मत रहेगा कि अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, और मैं फिर भी यही कहूंगा कि टेक्निकल में भी लॉन्ग टर्म बोल रहा हूँ, 9 मंथ टू 12 मंथ सिनेरियो 770 के आसपास में आता है तो आप वहां पर आप बाइंग करें। दूसरा वहां से अगर दूसरा जो लेवल रहेगा बाइंग का वो लगभग 720 का रहेगा, वहां पर आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मैं सुझाऊंगा आपको 680 का ऑन क्लोजिंग बेसिस, वो आप ले सकते हैं। और फिर उसके बाद में अगर आप टारगेट देखेंगे तो फिर मेरा ऐसा मानना है कि टारगेट इसके लगभग 4 डिजिट के निकलते 1000 रुपये के ऊपर। तो ये लेवल पे तो बाइंग नहीं है, लेकिन गिरावट में डेफिनेटली बाइंग है, लेकिन 680 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए ठीक है, तो लीडर के साथ रहना चाहिए। एसबीआई में खरीदारी करने की राय यहाँ पे दी जा रही है। ब्रजेश सर, आपने निजी बैंकों की बात करी तो मैं फिर सिटी यूनियन बैंक के नंबर्स भी यहीं पे डिस्कस करना चाहूँगा। आज का स्टार परफॉर्मर है, स्टॉक में ज़बरदस्त मूव देखने को मिल रहा है। अगर इनकी NII देखें तो 8% के आसपास की ग्रोथ आई है। 538 करोड़ वाला जो नंबर था वो बढ़कर 582 करोड़ पर पहुंचा है। हालांकि मुनाफा केवल 1.5% के आसपास ही बढ़ा है, 281 करोड़ वाला 285 करोड़ पर आया है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, जिस तरह की एसेट क्वालिटी बैंक ने रिपोर्ट करी है और जो कमेंट्री आई है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। स्टॉक में हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त एक्शन आज के सेशन में बनता हुआ दिखा है। जब मैंने लास्ट देखा था तो 12% के आसपास का मूव इसमें देखने को मिल रहा था, और अभी भी आप देखेंगे तो 14.5% का आप मूव, आप देखिए कितना बड़ा स्पाइक इस स्टॉक में नतीजों के बाद बनता हुआ दिखा है। 172 रुपये के आसपास पहुंचता हुआ दिखा है। महेश सर, आपने सिटी यूनियन बैंक के नंबर्स में ऐसा क्या देखा है जिस वजह से इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता हुआ दिखा है? 176 रुपये 82 पैसे का इसका आप देखिए 52 वीक हाई, उसके बेहद करीब पहुंचता हुआ दिखा है आज। नहीं, नंबर सिटी यूनियन बैंक के काफी इंकरेजिंग है। आप देखिए तो सारा जो पैरामीटर है, सारे पैरामीटर में अपने को एक अच्छा नंबर्स दिखाई दिए हैं, तो यहाँ से डेफिनेटली बाइंग बनता भी है। और ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं पे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज भी यहाँ पे कंफर्ट आता है। तो ये स्टॉक्स कम से कम 195 से 200 तक के लेवल जो है आराम से अपने को दिखा सकता है। नंबर्स के हिसाब से काफी इंकरेजिंग है, और नंबर जो है हमारे को ये काफी बढ़िया लग रहे हैं। आप कोई भी पैरामीटर उठा के देखोगे तो कहीं ना कहीं पे अपने को कंफर्ट वहां पे आ रहा है। तो ये यहाँ से एक बाइंग आराम से की जा सकती है, और 195 से 200 प्लस के टारगेट जो है मिनिमम मान के चलिए। स्टॉप लॉस करीब करीब 148 के नीचे रखेंगे, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल ज्यादा है। बट यस, 200 के ऊपर सस्टेन किया तो 220 तक के लेवल भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो सिटी यूनियन बैंक में यस, आप यहाँ से भी खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई सिटी यूनियन बैंक की, यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है। BEPL, जिसे हम भंसाली इंजीनियरिंग एंड पॉलीमर्स के नाम से जानते हैं। ब्रजेश सर, आप इसका चार्ट भी रेडी रखिएगा। महेश सर, इसके नंबर्स अगर हम देखें तो रेवेन्यू वाइज करीब 17% के आसपास की ग्रोथ हमने देखी है। 377 करोड़ का नंबर अगर हम देखें तो आता हुआ दिखा है, और 367 करोड़ रुपए का, माफ़ कीजिए 314 करोड़ से बढ़कर। लेकिन मुनाफे में हमने देखा है कि 4% के आसपास का डिप इन्होंने रिपोर्ट किया है। 48 करोड़ से ऊपर के नंबर जो थे वो घटकर अब 46 करोड़ रुपए के आसपास आते हुए दिखे हैं। और स्टॉक ने रिएक्ट किया भी है, मुनाफा गिरा है, और देखिए बाजार उसको पिटाई कर भी रहा है जिस तरह के नंबर्स आए हैं। 4.5% के आसपास का फॉल अभी देखने को मिला, और पिछले 5 दिन में आप देखिए 11-12% के आसपास का करेक्शन ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। सर, 177 वाला जो इसने 52 वीक हाई बनाया था, वहाँ से गिरकर अब ये स्टॉक 142 रुपये के आसपास पहुँच गया है। क्या राय होगी सर आपकी? क्या ये जो नंबर्स आए हैं उसके बाद थोड़ा और डिप के लिए वेट करना चाहिए, या अभी खरीदारी कर सकते हैं? नहीं, थोड़ा सा डिप के लिए वेट करना चाहिए। स्टॉक्स चला भी वैसे ही था। आप देखेंगे स्टॉक्स को लोअर लेवल से शायद मेरे से तो 90 रुपए से जो चलना चालू हुआ था वो 177 तक गया था, तो वहां से एक वापस से डिप मिला है। और कहीं ना कहीं पे स्मॉल कैप में अब थोड़ा सा एक प्रेशर भी बना हुआ है। तो ये थोड़ा सा और वेट करिए, इसको सेटल डाउन होने दीजिए। हो सकता है कि ये 120, 124, 25 के करीब करीब सेटल डाउन हो, तब वहां पे देखिएगा। फिलहाल इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा सेटल डाउन होने दीजिए। ब्रजेश सर, आपकी भी यही राय है? क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं इसके लिए? कहाँ पे खरीदारी शुरू करनी चाहिए अगर किसी को करनी है तो? सेम जो महेश जी कह रहे हैं, मेरी भी राय वही रहेगी। अगर आप देखिए ये स्टॉक 15 मार्च का जो लो था वो लगभग 80 रुपये का था। वहाँ से इसने एक रैली पकड़ी थी, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन की, और लगभग 177 का हाई बना के इसने 50 वीक हाई बना था। उसके बाद में इसमें बिकवाली देखने को मिली है। डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो लोअर टॉप्स लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ये ट्रेड हो रहा है। आज के सत्र में तो गैप डाउन ओपनिंग भी है, तो इमीडिएटली बाइंग का लेवल तो नहीं बनता है। मेरा तो ऐसा मत है कि अगर किसी ने बाइंग कर रखी है तो आप 130 का एक स्टॉप लॉस जरूर बना के चले। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर स्टॉक आपको ये नीचे में ड्रिफ्ट होता हुआ दिखेगा, लगभग 117 के आसपास तक आ सकता है। आइडल बाइंग लेवल मेरा जो रहेगा वो लगभग 110 के आसपास का रहेगा, और 90 रुपये का उसमें स्टॉप लॉस रहेगा। और फिर उसके बाद आप पुल बैक रैली जो देखेंगे वो 150 से 155 तक जा सकती है। तो हाल फिलहाल में अवॉइड करने की सलाह, अगर किसी ने ले के रखा है तो 130 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर बना के चले।
ठीक है, 130 का स्टॉप लॉस रखें जिनके पास है। 110 रुपये पर नीचे मिलता है तो वहाँ पे आप खरीदे, 90 रुपये का आपका स्टॉप लॉस होगा। HFCL इस कड़ी में आखिरी स्टॉक है जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। इसके नतीजे अगर आप देखेंगे तो इनके रेवेन्यू पे प्रेशर जरूर आया 1.5% के आसपास का, लेकिन मुनाफे में 5% के आसपास ही ग्रोथ है। 70 करोड़ वाला नंबर बढ़कर 73 करोड़ रुपये के पार पहुँचता हुआ दिखा है, लेकिन बाजार ने इन नंबर्स को पसंद नहीं किया है। आज के सेशन में आप देखेंगे तो शेयर 5% से ज़्यादा गिरता हुआ दिखा है और पिछले एक महीने से आप इसका चार्ट देखिए, लगातार ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही आपको नजर आएगा। 26% से ज़्यादा का करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में देखने को मिल चुका है। सर HFCL महेश सर, अगर आप ट्रैक करते हो ये जो फॉल आया है और जो नंबर्स आए हैं उसके बाद क्या किसी को खरीदारी करनी चाहिए? ये जो गिरावट हुई है अगर उसकी आप वजह भी समझा पाएँ। नहीं, देखिए HFCL चला भी वैसे ही है और मार्केट में फिलहाल एक प्रेशर बना हुआ है, तो वहां पे एक प्रेशर में थोड़ी सी डिमांड और सप्लाई का गेम ज्यादा चलता है। तो यहाँ पे भी एक अभी तक वो सेटल डाउन हुआ नहीं है, तो हो सकता है कि थोड़ा और टाइम इसको लगेगा और उसके बाद में ये सेटल डाउन होगा। ऊपर से काफी जोर से नीचे गिरा है, तो अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए मेरे हिसाब से। करीब करीब 105 के करीब, 100 के करीब ये सेटल डाउन हो सकता है, तो वहां पे उसके बाद में कोई ध्यान दिया जा सकता है। फिलहाल इसको वेट करिए, वापस से अगर ये स्टॉक्स रीबाउंड होकर 130 टू 134 के ऊपर सस्टेन करें तो फर्दर इसमें कोई अपसाइड बन सकता है। फिलहाल इसको छोड़ दीजिए, वेट करिए, थोड़ा और डाउन साइड मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पे आता हुआ दिख रहा है। ब्रजेश सर, आपकी भी यही राय है HFCL पर वेट करना चाहिए थोड़ा सा और? देखिए, टेक्निकल के लिहाज से 13 मार्च का जो लो था 80 रुपये का, उसके बाद इसने एक हाई बनाया 23 मार्च को 171 का। सेम पैटर्न फॉर्मेशन है जो पिछले स्टॉक की हमने बात की थी, हाइट ऑफ हायर बॉटम फॉर्मेशन। आज के सत्र के लिहाज से मैं यही कहूंगा 114 रुपये का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के चले, अगर किसी ने लेके रखा है। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर ये स्टॉक 100 रुपीज़ या हो सकता है 95 तक भी नीचे में जा सकता है। तो अगर किसी ने लेके रखा है तो 114 रुपये का एक स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में जो टफ रेजिस्टेंस है वो लगभग 150 का, 152 के आसपास का आता है। आइडियल लेवल अगर आप मुझसे कहेंगे कि आइडियल लेवल क्या है बाइंग करने का, तो फिर मैं ये कहूँगा कि आपको कि अगर ये 100 के नीचे ट्रेड करता है तब आप उस पर बाइंग कर सकते हैं। 90 रुपीज़ का स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा हमारा 150 का। चलिए ठीक है। इस हफ्ते और आज भी सर बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि लाइंड अप है, जिनके नतीजे आने कंपनियों की जल्दी से आपके सामने वो लिस्ट रखते हैं जिनके नंबर्स आने वाले हैं, जिस पर बाजार की खास तौर पे नज़र रहने वाली है। इस हफ्ते अगर आप देखेंगे डेट वाइज हमने आपके सामने पूरा चार्ट तैयार किया है, कौन सी कंपनियां हैं जिनके नंबर्स इस हफ्ते आने वाले हैं। देखिए 23 तारीख यानी कि कल की अगर आप बात करें तो M&M फाइनेंस है, अदानी ग्रीन है, GMDC, पेटीएम जैसे जो काउंटर्स हैं, माफ़ कीजिए इनके नंबर्स आज ही हैं और इसमें GMDC भी शामिल है। और कल की अगर हम बात करें तो उसमें भी बिरला सॉफ्ट एक बड़ा नंबर है, इसमें TVS भी शामिल है और ACC के नंबर्स भी आने हैं, बॉब, BEL, BPCL, कोल इंडिया, HPCL, OMCs के नंबर्स भी आने वाले हैं। कुछ बैंक्स हैं लेटर हाफ ऑफ द वीक में आप देखिए तो निजी बैंकों में ICICI बैंक, IDFC बैंक और येस बैंक, इनके भी नंबर्स आने वाले हैं। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं उसकी हमने बात तो ऑलरेडी कर ली है, लेकिन महेश सर ये जो अदानी ग्रुप की कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं, इसमें अदानी ग्रीन है, अदानी एनर्जी है, इनके नंबर्स इसी हफ्ते लाइंड अप हैं। तो अदानी ग्रुप को लेकर आपकी राय सर और नंबर्स को लेकर आपकी एक्सपेक्टेशन? ये नंबर तो इन लाइन ही लग रहे हैं, नंबर में कोई बड़ा सरप्राइजिंग फिलहाल मुझे नहीं देखने को मिल रहा है। बट आपको कहीं ना कहीं पे अभी जो ग्लोबल प्रेशर जो है, एफआई की सेलिंग का जो प्रेशर है, कहीं ना कहीं पे सारे स्टॉक्स पे अपने को देखने को मिल रहा है। तो कोई भी ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, तो उनके लिए यही सलाह बनेगी कि फिलहाल इसको एक मूव है, इसको सेटल डाउन होने दीजिए। उसके बाद में कोई फर्दर अगर रिजल्ट अच्छा भी आता है तो भी स्टॉक्स की पिटाई हो जाती है। तो फिलहाल ये वाला फेज जो है उसको थोड़ा सा कूल डाउन होने दीजिए। उसके बाद में कोई फर्दर रिजल्ट भी अच्छा आता है तो उसके बाद में भी स्टॉक थोड़ा बहुत आपको नीचे मिलेगा, तो वो टाइम पे वापस बाइंग की जानी चाहिए। तो ये फेज जो है थोड़ा सा एक क्रिटिकल फेज चल रहा है, जहाँ पे एफआई की एग्रेसिव सेलिंग चल रही है, तो वो सेलिंग को वापस एक ऑब्जर्व होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो आपका रिजल्ट अच्छा भी है, फिर भी स्टॉक्स थोड़े से डाउन साइड जरूर दिखा देते हैं। तो यहाँ पे सप्लाई जो है थोड़ी सी एग्रेसिव है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कोई भी अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो उसको भी वेट करिए थोड़ा, वो स्टॉक्स आपको वो भी नीचे के लेवल में आराम से मिल रहा है। चलिए ठीक है सर, ये राय है जहाँ तक अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की बात है। ब्रजेश सर आपको जाना होगा, आप काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सर जाने से पहले आपके टॉपिक्स जो हमारे दर्शकों के लिए चुनकर लाए हैं। देखिए, टॉप पिक से पहले मैं यही कहूँगा स्टॉप लॉस इज मोर इम्पॉर्टेंट। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलें। जैसे तेजी आती है वैसे ही मंदी आती है, करेक्शन आता है, फिर उसके बाद में तेजी आती है। दो स्टॉक्स रहेंगे बाइंग साइड में। ICICI बैंक इस समय लगभग 1275 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। इसका आइडल लेवल बाइंग का रहेगा 1260 से 1270 के बीच में, अगर ये मिलता है तभी आप बाइंग करें।
1230 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें, और ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो 1320 से 1330 के रहेंगे। टाइम फ्रेम होल्ड का 1 वीक का रहेगा, और आज के सत्र में हमने देखा भी है कुछ वॉल्यूम ब्रेकआउट होता हुआ स्टॉक्स में हाई लोज फॉर्मेशन होते हुए देखे हैं, तो इस लिहाज से आईसीआईसीआई बैंक ऑन बाइंग लिस्ट। दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो ज्योति लैब का रहेगा। ज्योति लैब अगर हम देखें तो जो शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट है उसमें जो कंसोलिडेटेड मूविंग एवरेज है उसके ऊपर इस समय ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 530 के आसपास में ये ट्रेड हो रहा है। वॉल्यूम ब्रेकआउट भी है, सुबह के सत्र में हमने देखा भी था, एक अच्छा सा इसमें बाइंग देखने को मिली थी जब उस टाइम 538 के आसपास था, लेकिन हमने पहले से मेंशन कर रखा था कि 530 बिलो में अगर मिलता तभी आप बाइंग करें। तो 530 के नीचे जाता तभी आप बाइंग करें। अगर आइडल लेवल कहें तो 525 520 के बीच में मिलता तो और अच्छा रहेगा। और 510 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के चलें। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे 550 से 560 के बीच के रहेंगे, और टाइम फ्रेम जो होल्ड करने का रहेगा वो लगभग 1 हफ्ते का रहेगा। तो दोनों ही स्टॉक बाइंग साइड में आईसीआईसीआई बैंक फॉलोड बाय ज्योति लैब। ठीक है, 1 हफ्ते के टाइम फ्रेम से ज्योति लैब्स और आईसीआईसीआई बैंक, इन दोनों स्टॉक्स में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बहुत धन्यवाद ब्रजेश सर आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कोई डिस्क्लोजर्स जो आप शेयर करना चाहें सर जाने से पहले? देखिए संजय, जो भी स्टॉक्स में हमने बात की थी वो इलस्ट्रेशन पर्पस था, कोई भी हमारी रिकमेंडेशन नहीं है पर्सनल, हमारी फैमिली मेंबर की या पोलैंड या पोलैंड एसोसिएट के कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। व्हाट एवर स्टॉक वी हैव डिस्कस, क्लाइंट्स माइट बी होल्डिंग इट, और व्यूअर्स को सलाह हमेशा से यही रहती है कि जो भी हम स्टॉक्स में बात करते हैं तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर उसमें अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेके तभी आप निवेश करें। और आपका बहुत बहुत आभार हम शो में बुलाने के लिए। थैंक यू सर एंड विश यू अ वेरी गुड डे सर। चलिए महेश सर हमारे साथ मौजूद है। महेश सर, चूंकि आप बाजार को फंडामेंटली ट्रैक करते हैं तो 2-3 चीज़ें मैं आपसे खास तौर पे डिस्कस करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने थोड़ा समय बचाया भी था आपके लिए, और 1-2 स्टॉक्स डिस्कस करके मैं आपके पास आऊँगा। मैं कुछ एफआईएस का डेटा आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सर, एक तो मैं मझगांव डॉक का स्टॉक आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आज इनकी क्रूशल बोर्ड बैठक है जिसमें अंतरिम डिविडेंड और उसके साथ साथ स्टॉक स्प्लिट के ऊपर बोर्ड विचार करने वाला है, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल रहा है। अमूमन हम देखते हैं सर, जब स्टॉक स्प्लिट की बात आती है तो कोई भी कंपनी जब इसको कंसिडर करने वाली होती है तो उससे पहले उत्साह देखने को मिलता है, एंथुसियाज्म देखने को मिलता है, लेकिन ये स्टॉक हम देख रहे हैं कि आज 8-8.5% के आसपास ही गिरावट दिखा रहा है। तो जिनको स्टॉक स्प्लिट का इंतजार है या फिर इस एंटीसिपेशन में जो लोग बाइंग करना चाहते हैं, ये फॉल अच्छा मौका है एंटर करने का सर? नहीं, आप देखिए डिफेंस में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव जो स्टॉक्स है मुझे कहीं ना कहीं मझगांव डॉकयार्ड ही लग रहा है। तो यहाँ पे कारण वही है कि अगर आप स्प्लिट करो चाहे डिविडेंड दो, अगर लेकिन वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट नहीं आता है तो फिर मार्केट उसको जब जब भी मार्केट के अंदर थोड़ा भी सेलिंग प्रेशर बनता है तो ऐसे स्टॉक्स के अंदर ही सेलिंग प्रेशर बनेगा। तो एक कारण वही है कि मझगांव डॉकयार्ड के अंदर वो उसी के कारण से थोड़ी सेलिंग जनरेट हो रही है। फर्दर अगर अपन डिफेंस की बात करें तो एचसीएल में कंफर्ट ज्यादा अच्छा आता है, बीईएल में कंफर्ट आता है। तो ये एक वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा कंफर्ट जो है मझगांव डॉकयार्ड में या ये लेवल से नहीं आता है। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वैल्यूएशन वाइज जो है थोड़ा सा कंफर्ट आए तो फिर उसके अंदर वापस से देखा जा सकता है। तो रीजन वही है कि वैल्यूएशन कंफर्ट ये लेवल पे इस स्टॉक्स में फिलहाल नहीं है। कल सर 4650 के ऊपर था, आज स्टॉक 4300 के नीचे आ गया। क्या लेवल पर आ जाएगा तो कंफर्ट बनेगा जो आपको लगेगा कि वैल्यूएशन ठीक ठाक है फिर एंटर करने के लिए? नहीं, फिलहाल काफी ओवर वैल्यूड है ये स्टॉक्स। तो ये फिलहाल और कितना नीचे आएगा वो थोड़ा सा वेट करिए, उसके बाद में डिस्कस करें तो ज्यादा बेटर। क्योंकि ये स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो काफी एक थोड़ी सी वैल्यूएशन जो है बाकी बाकी सारे स्टॉक्स के अंदर से इसमें ज्यादा है। तो जब तक ये होल्ड कर रहे हैं वो लेवल तो थोड़ा वहां पे बनेगा, लेकिन अब जैसे जैसे इसमें सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा तो इसमें कितना और डीप आ सकता है उसका आइडिया फिलहाल नहीं लगा सकते। बट ये स्टॉक्स में कंपेरेटिवली अगर किसको पोजीशन लेनी भी है तो दूसरे स्टॉक जो है अपन फर्दर डिस्कस करें, एचसीएल है या बीई, तो वहां पे वो वैल्यूएशन वाइज वहां पे कंफर्ट आ रहा है। एचसीएल जो है यहाँ से भी अगर किसको बाइंग करना है तो कर सकते हैं। तो फिलहाल इस स्टॉक्स को थोड़े दिन और वेट करने दीजिए, थोड़ा और कूल डाउन होने का टाइम दीजिए। मेरे हिसाब से स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी खासी डाउन साइड अपने को देखने को मिल सकती है। हालांकि जब जब यहाँ पे डाउन साइड दे रखने को तो वापस जंप भी आता है, बट वैल्यूएशन वाइज वो कंफर्ट नहीं है। इसके लिए वो स्टॉक्स जो जब थोड़ा भी प्रेशर आता है तो भी एक्सट्रीम लेवल का प्रेशर आता है।
ठीक है, तो मझगांव डॉक को थोड़ा और कूल ऑफ होने दीजिए, इंतजार कीजिए अगर आपको इसमें खरीदारी करनी है। वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं, और अगर आपको पीएसयू डिफेंस स्पेस में रहना ही है तो एचएएल, बीईएल ये बेटर नाम है जहां पे वैल्यूएशन का कंफर्ट है। यहां से आप चाहें तो अच्छी अपसाइड के लिए इनमें खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टर्लिंग एंड विल्सन, सर हमारे साथ समीर जी जुड़े थे, उन्होंने टॉपिक के तौर पर भी दिया है, इसे 900 रुपये का टारगेट दिया है। इसमें एक खबर आई है सर, उनके साथ मैं डिस्कस नहीं कर पाया था। इस कंपनी ने अपना जो डेटा सेंटर कारोबार है उसको हाइव ऑफ किया है, उसको अलग किया है, और स्टर्लिंग एंड विल्सन डेटा सेंटर के नाम से इनका ये कारोबार है जिसको हाइव ऑफ किया गया है। और इनफैक्ट प्रमोटर जो हैं खुर्शीद दारूवाला और उनके परिवार का इस कंपनी में 30% का हिस्सा होगा। और डेटा सेंटर कारोबार में जो बाकी बची हिस्सेदारी है, जो बाकी कंपनी के निवेशक हैं उनके पास रहेगी। और प्रमोटर्स जो हैं उनसे इन्होंने एक्सपेंशन के लिए और उसके साथ साथ ऑर्डर बुक को पूरी करने के लिए 1000 करोड़ रुपए की जो रकम है वो भी जुटाई है। तो पूरी तरह से ये कंपनी के जो होल्डर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं और जो प्रमोटर हैं, उनकी ये एंटिटी बनती हुई दिखेगी। तो इस न्यूज़ फ्लो के चलते हमने देखा है कि आज स्टर्लिंग एंड विल्सन में काफ़ी अच्छा मूव बनता हुआ दिखा भी है। सर अगर आप इस स्टॉक को ट्रैक करते हो, ये जो डेटा सेंटर का कारोबार अलग किया गया है उसके बाद स्टॉक खुला तो ऊपर था, लेकिन बाद में हमने देखा है कि 5% अब ये नीचे अवेलेबल है। नंबर्स भी इनके अच्छे आए थे, एक टर्नराउंड देखने को मिला था। ये जो आज गिरावट हो रही है उसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? क्या थोड़ा और कूल ऑफ होने दे जिनको फ्रेश एंट्री करनी है? फ्रेश एंट्री करना है तो डेफिनेटली थोड़ा और वेट कर सकते हैं, बट स्टॉक्स नीचे के लेवल से एक जैसे भी वापस भी चला तो एक अच्छा खासा रनअप हुआ था, तो उसके कारण से है। बट जो जो अपन ने डिस्कस किया ये ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी पॉजिटिव चीजें हैं। स्पेशली डेटा सेंटर वाली जो बात है, क्योंकि नेक्स्ट थीम जो है वो डेटा सेंटर की ही बनेगी मोस्टली, तो वो थीम जो है काफी पॉजिटिव है। तो यहाँ से अगर कोई भी इन्वेस्टर अगर देख रहा है कि यहाँ से बाइंग करना है तो स्टैगर्ड वे, एसआईपी वे में यहाँ से बाइंग किया जा सकता है। लेवल जो है फिलहाल अपने आपने जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया कि 900 प्लस हो सकता है कि उसको भी सरपास कर जाए ओवर ए टाइम, और उससे भी अपर साइड के लेवल दिखा दे। तो कंपनी फंडामेंटली बढ़िया है, और जो भी अभी रिसेंटली अपडेट्स हो रहे हैं वो काफी इंकरेजिंग है, और लगता है कि कहीं ना कहीं पे आने वाले टाइम के अंदर कंपनी और अच्छा परफॉर्मेंस देगी। तो इधर वे थोड़ी सी अगर जो भी प्रेशर बन रहा है वो एक हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग का पार्ट होगा। बट आपको अगर ये लेना है तो ये स्टॉक्स यहाँ से बाइंग किया जा सकता है थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल्ड वे में, और मुझे कहीं ना कहीं पे लगता है ये लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से यहाँ से भी ये स्टॉक जो है अच्छा परफॉर्म कर सकता है। फिलहाल मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर है, तो सब जगह पे थोड़ा थोड़ा प्रेशर अपने को देखने को मिल रहा है। मिड एंड स्मॉल कैप में फर्दर जो भी है पहले फॉल आती है, तो वहां पे कोई भी स्टॉक्स रहे वहां पे अच्छा भी है तो भी एक बार बिटन डाउन हो सकता है। बट यस, लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से पॉजिटिव व्यू है, और हो सकता है कि आपने जो टारगेट डिस्कस किया उसको भी सरपास इजीली कर जाएगा।